हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्रभाविकता प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ऑप्शन डी है, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है। तो इसमें सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा कारण है प्रश्न पूछने के लिए? तो ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं, प्रश्न पूछने से शिक्षार्थियों का चिंतन बढ़ता है। ऑप्शन बी की बात करें, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करें, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं और वो उत्साहित होते हैं। ऑप्शन डी है, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो ये भी आपका प्रश्न पूछने के पीछे कारण है कि प्रश्न क्या करते हैं, जो भी प्रकरण पढ़ाना होता है या समझाना होता है उसको संदर्भपरक बनाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा था सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछने से शिक्षार्थियों के चिंतन स्तर में वृद्धि होती है, ना कि उसको सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ऑप्शन बी है, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन सी है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। ऑप्शन डी है, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए एक अगर सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो बिल्कुल, जब समूह बनाएं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि सभी जो शिक्षार्थी हैं वो समान रूप से सहभागी हों। ऑप्शन बी की बात करें, सुनिश्चित करें कि लड़के और लड़कियों के समूह अलग अलग हों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग नहीं करने चाहिए। उन अगला देखते हैं, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। तो बिल्कुल भी नहीं, अंकों के आधार पे भी समूह नहीं बनाना चाहिए। इससे भी क्या होगा, प्रतियोगिता बढ़ेगी आपस में और एक तरीके से उन जो बच्चे होंगे उनमें आत्महीनता बढ़ेगी। ऑप्शन डी की बात करें, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो ऐसा भी नहीं है, केवल 2 समूहों में ही सारे विद्यार्थियों को बांट दें। एक निश्चित संख्या वाला समूह बनाएं जिससे कि क्रियाकलाप अच्छी तरीके से हो सके। तो यहाँ केवल ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है समूह को लेकर, कि अगर कोई क्रियाकलाप बन कराने के लिए समूह बनाया जाता है तो उसमें किस बात को ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करता है। यहाँ पे होगा, यह प्राकृतिक और सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करता है। अगर दूसरा ऑप्शन है आपका, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये भी आपका जो है बिल्कुल होना चाहिए विशेषता। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये दोनों विशेषताएं जो हैं पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में होती हैं। ऑप्शन सी की बात करें, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। तो ये भी आपका सही है, जो ईवीएस की बुक है उसमें कुछ घटनाएं कहानियों के आधार पे प्रकरण को समझाया गया होता है। ऑप्शन डी की बात करें, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
तो परिभाषाओं पर ध्यान नहीं केंद्रित करती है, जबकि क्रियाकलापों और व्यवहारिक जीवन से ज़्यादा संबंधित होती है, यानी रटने पे फोकस नहीं दिया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वही सही हो जाएगा। पूछा जा रहा था इसमें क्वेश्चन में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जो है विशेषता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ऑप्शन ए विषयानुसार उपागम, ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ऑप्शन सी हस्तपरक क्रियाकलाप और ऑप्शन डी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो यहाँ कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, तो वह किसे प्रस्तावित नहीं करती। अगर ऑप्शन ए की बात करें विषयानुसार उपागम, तो बिल्कुल इसको प्रस्तावित करता है एनसीएफ 2005। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, तो ये भी जो है बाह्य जीवन से संदर्भित करके बच्चों को सिखाया जाता है अलग अलग तरीके से क्रियाकलापों के द्वारा, परिवेश के द्वारा। ऑप्शन सी की बात करें हस्त क्रियाकलाप, यानी कि करके सिखाने पर भी फोकस किया जाता है। अगर ऑप्शन डी को देखें तो कह रहा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये पर्यावरण अध्ययन की जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार विशेषता नहीं है। तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था इसमें किसे प्रस्तावित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी तकनीकी शब्दावली से जो है वो परिचित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ऑप्शन ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, ऑप्शन बी स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, ऑप्शन सी प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, ऑप्शन डी स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसको जो है कोडिंग किया गया है। ऑप्शन ए है ए और बी, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन सी है ए बी और सी, यहाँ पे जो है क्रम बदल गया है, ये आपका ऑप्शन सी जो है और ये बी। तो अगर सी ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है ए बी और सी, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, और प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। ऑप्शन बी है केवल सी, यानी प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। ऑप्शन डी है केवल डी, यानी स्केल पैमानों के अनुसार इस पर ड्राइंग बनाना। तो यहाँ क्या है कि मानचित्र कौशल की बात कर रहा है कि मानचित्र कौशलों के विकास की आवश्यकता है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा ए बी सी, यानी तीनों। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की भी समझ होनी चाहिए, प्रतीक और स्केल पैमाने की भी समझ होनी चाहिए। यानी यहाँ ऑप्शन जो है आपका ए बी सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ऑप्शन बी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ऑप्शन सी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। कह रहा है इसमें कौन सा उद्देश्य जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए संबंधित नहीं है। अगर ऑप्शन ए की बात करें भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ऑप्शन बी की बात करें विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों को रटकर याद कर लेना, तो भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर रटने की बात कर रहा है सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, तो ये निगेटिव में आ जाता है, ये नहीं इसमें शामिल किया जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान कराना, तो ये भी आपका इसमें जो है शामिल हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकसित करना, तो ये जो है पर्यावरण के अध्ययन में पर्यावरण की अध्ययन का जो है उद्देश्य होता है कि अवलोकन की क्षमता, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल छात्रों में विकसित करना। तो इसलिए यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो जो रटने वाली बात है ये जो है संबंधित नहीं है, रटकर याद करना सिद्धांतों को। बाकी तीनों जो हैं ए सी और डी, इनका जो है उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षण का।
अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन ए, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ऑप्शन बी, बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन सी, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। और ऑप्शन डी, बच्चे बहुत प्रश्न पूछें। कह रहा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इनमें से कौन सी नहीं है या किसका समर्थन नहीं करता। अगर ऑप्शन ए की बात करें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, तो बिल्कुल बच्चे कम गलतियां करें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गलतियां करने से ही बच्चे सीखेंगे और अधिक से अधिक जो है वो अवसर सीखने के जुटा पाएंगे। ऑप्शन सी की बात करें, बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले, तो ये भी जब भी सी अवसर की बात करेगा, अवसर देने की बात, तो वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, तो इसको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चे बहुत प्रश्न पूछेंगे, तो ये भी जो है सही है। इसका भी समर्थन पर्यावरण अध्ययन करता है, लेकिन बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन नहीं करता है। गलती के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा था किसका समर्थन नहीं करती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। अगला प्रश्न। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ऑप्शन ए, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। ऑप्शन बी, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। ऑप्शन सी है, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों है शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। ऑप्शन बी है, जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ऑप्शन सी है, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। और ऑप्शन डी है, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। यहाँ कह रहा बच्चों को कुछ अवसर प्रदान किए गए। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो ये जो गतिविधियाँ शिक्षिका कराती है, तो ये सबसे अधिक प्रोत्साहन किसके द्वारा नहीं मिलेगा, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन ए, अवलोकन और सहयोग, इसको भी मिलेगा। जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, तो इसमें नहीं, नाम याद करने में या रटने पे फोकस करने की बात करेगा, तो इसको जो है हम लोग निगेटिव ले लेंगे। बच्चे के द्वारा कार्य का विस्तार, तो ये भी होगा। बच्चों में निरंतर गतिविधि में लगे रहना, तो ये भी। यहाँ बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। रटने वाला जो है, पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, तो इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ऑप्शन बी, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और ऑप्शन डी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ कह रहा है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऑप्शन ए की बात करें, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ऑप्शन बी की बात करें, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। ऑप्शन सी की बात करें, शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऑप्शन डी की बात करें, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे जहाँ पर सीमित कर रहा है जिस ऑप्शन में, उसको हम लोग जो है निगेटिव में लेंगे और वही नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी अगर देखें तो कह रहा है कुछ ही पक्षों पर ध्यान करना, केवल लगा हो, ही लगा हो, तो ये आपके निगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। और यही जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के कार्य के केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है आपका पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। सभी पक्षों पर बच्चों के ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन सी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और ऑप्शन डी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो यह कह रहा है कि सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, समुदाय। क्योंकि क्या होता है
यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सस्ता संसाधन है, कोई ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है कि समुदाय अच्छा संसाधन है जो महत्वपूर्ण संसाधन है सीखने सिखाने का, सस्ता होने की वजह से आसानी से उपलब्ध हो जाता, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, ये भी जो है इसका विशेषता नहीं है। केवल क्या है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अब यहाँ देखिए अवसर की बात कर रहा है, इसलिए यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 त्रिवेंद्रम पहुंचती है। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो कह रहा कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाता है और 13:30 पर वो बैठता है, यानी 13:30 का मतलब 1:30 पे वो बैठता है और वहाँ से ट्रेन छूटती है और जो आपका त्रिवेंद्रम है वो 1 सितंबर 2015 को पहुँचता है 7:30 पर। और उन त्रिवेंद्रम से अहमदाबाद के बीच की दूरी दी गई है 2268 किलोमीटर। तो दोनों ट्रेन स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पहले हमें टोटल समय निकालना पड़ेगा। टोटल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बात करें 13:30 यानी कि 1:30 दोपहर की बात कर रहा है और पहुँचता है 7:30 पे, यानी कि 7:30 पे AM में पहुँचता है। PM में चलता है, AM में पहुँचता है और 30 अगस्त को चलता है, 1 सितंबर को पहुँचता है। तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो लगभग 42 घंटे जो है समय निकल के आएगा और इनके बीच की दूरी है 2268 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, 2268 किलोमीटर को 42 से भाग दे देंगे, क्योंकि चाल जो होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी हो गई 2268 और टोटल समय कितना लगा 42 घंटे। इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 15 मीटर पर सेकंड इसका उत्तर सही होगा। इस तरीके के आपको कई सारे क्वेश्चन चार्ट फॉर्म में भी मिल जाते हैं, जिसमें दूरी निकालने के लिए कभी दे देता है, कभी औसत चाल ज्ञात करने के लिए, कभी समय ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी कृष्णा। तो गुरमीत जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, यानी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो अगर दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि उस आपका जो गंगा नदी है ये नहीं पड़ेगी, क्योंकि गंगा जो है उत्तर भारत की नदी है। ये 5 राज्यों से जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब वो जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, जिसमें उसे पार करना पड़ेगा मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और आंध्र प्रदेश को। तो जिसमें आपका जो है ये नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी बहती हैं, इसलिए जो है इसके द्वारा पार करने की, कौन सी नदी को पार करने की संभावना नहीं होगी, गंगा नदी को। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है यहाँ पे लद्दाख और ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है मेघालय। तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न। कक्षा 5 की पर्यावरण की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वो थे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु के समय क्या थे? वो भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है?
ऑप्शन ए की बात करें कच्चा आम अचार, ऑप्शन बी आलू चिप्स, ऑप्शन सी दूध पनीर और ऑप्शन डी सेब जैम। तो खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए अगर कच्चा आम अचार की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कच्चे आम से अचार बनाया जाता है और काफ़ी दिनों तक इसका संरक्षण कर लिया जाता है। ऑप्शन बी की बात करें आलू चिप्स, तो आलू से जो चिप्स बनाए जाते हैं ये भी काफ़ी दिनों तक संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन सी की बात करें दूध पनीर, तो जो दूध से पनीर बनाया जाता है तो इसका जो है कुछ ही दिन तक इसकी वैलिडिटी होती है, या इसको कुछ ही दिन तक हम संरक्षित रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं संरक्षित रख सकते हैं। सेब से जैम ये भी काफ़ी दिनों तक संरक्षित रहता है। पूछ रहा था कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो दूध से पनीर जो है ये खाद्य संरक्षण के लिए जोड़ा ठीक नहीं है। अगला प्रश्न, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। आप पहला है निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और अब ये है लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? तो क्या लेह एवं लद्दाख के घर निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती है, क्या पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं, या ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचाई पर होते हैं, या गारा पत्थर चूना से मोटी दीवारें बनी होती हैं, या लकड़ी के फर्श होते हैं? तो इसमें आपका अगर बात करें तो लद्दाख के घर जो है निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती, ये सही हो जाएगा। पत्थर गारा और चूने की मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं, यानी ए डी ई ये जो है आपके कथन सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में ए डी ई, यानी आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। वह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए शकरखोर, ऑप्शन सी बसंत गौरी, ऑप्शन बी है यहाँ पे कलचिड़ी, और ऑप्शन डी है कोयल। तो अगर बात करें कौन सा जो है पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है और कौवा बेचारा उसको सेता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोयल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शन ए सौंफ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी साबूदाना। तो सौंफ कौन नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साबूदाना। अगला प्रश्न देखते हैं, रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? तो केरल में अगर बात कर रहा हूँ ऊंचे वृक्षों की, तो वो वृक्ष नारियल के होंगे, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो किसके अंदर बीज होते हैं उनका जोड़ा निकालना है। अगर बात करें नाशपाती और चीकू के, टमाटर, नाशपाती और चीकू के, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा के, या टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। तो ये सारे जो हैं आलू को छोड़कर टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सब में बीज पाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे भी ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे, तो आप अपने एजुकेशन वायर एलएमपी चैनल पे बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।